दोस्तों नमस्कार। जय हिंद। अभी कुछ समय पहले देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी हुई थी और संविधान में दर्ज जो इंडिया है, जिसे कहते हैं डेट इज भारत, को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। इस बारे में एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में गई और जिस पर अदालत ने सुनवाई भी की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इंडिया जो शब्द है वो ग्रीक शब्द इंडिका से आया है और इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से भी अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें बदलाव कर देश का नाम केवल भारत करे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज भारत। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वहां पर उस समय S.A. बोबड़े। उनकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया डेट इज भारत। अब सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जो याचिका है इसको आप संबंधित मंत्रालय को भेजिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। चलो, अब हम लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उसके पीछे की कहानी क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जो आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा कि भारत नाम का कॉन्सेप्ट, ये नाम आया कहां से। तो आज हम इसी कहानी को जानेंगे। प्राचीन काल से भारत की जो लैंड है इसके अलग अलग नाम रहे हैं, मसलन जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अंजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। अगर इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। इस नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और मतभेद भी भारत को ही लेकर है। जैसे कि भारत की जितनी भी विविधतापूर्ण संस्कृति है वो अलग अलग कालखंडों में अलग अलग संस्कृति के अकॉर्डिंगली नाम मिलते हैं। अब इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी जाति चेतना और कभी आप कह सकते हो कि संस्कार। हिंद कह सकते हो आप, हिंदुस्तान कह सकते हो या इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंधु नदी प्रमुखता से नजर आ रही है। सिंधु मतलब इंडस, इंडस मतलब हिंद। अब सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और यहां पर सागर भी है। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे। तो इनमें एक एक विशाल एक उपजाऊ इलाके को बहने वाली कुछ नदियां थी, जिनमें मोस्टली 7 नदियां थी, जिनमें 5 प्रमुख थी। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी एक अग्निहोत्र संस्कृति का भी नाम मिलता है। अग्नि में जिसे आहुति देना कहते हैं। अग्निहोत्र मतलब अग्नि में आहुति देना। अगर हम पुराणों की बात करें पौराणिक युग में, तो भरत नाम के कई व्यक्ति हुए। जैसे दुष्यंत के पुत्र के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी थे, जिन्होंने खड़ाऊ राज्य किया था भगवान राम के जाने के बाद। एक नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए। एक राजर्षि भरत का भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। एक मगध राज्य में थे इंद्रधुम्न, उनके दरबार में भी एक भरत ऋषि थे और एक योगी भरत हुए। तो पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण, वहां पर भरत का भी उल्लेख मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में भी एक दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार कि भरत एक चक्रवर्ती सम्राट यानी चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर और फिर उन्होंने उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण भी है, वहां पर भी उल्लेख मिलता है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाला और उसका भरण पोषण करने के कारण उसे भरत कहा गया। जिस खंड पर उनका शासन था उसे भारतवर्ष कहा गया। कुछ नामकरण के सूत्र देखें तो एक जैन परंपरा है और वहां पर भी मिलते हैं।
जैसे भगवान ऋषभ देव के जो ऋषभ देव थे उनके ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में भरत के नाम पर भारत और वर्ष के नाम पर वर्ष का अर्थ एक इलाका, बंटवारा, हिस्सा भी होता है। दरअसल ये जो भरत जनों का जो नाम आता है वो आर्य इतिहास में इतना प्राचीन और दूर से चला आ रहा है कि कभी युद्ध, अग्नि, संग जैसे आशयों से इनका संबंध निकाला जाता है, जिससे कभी ऐसे दासरथे भरत को संबद्ध किया जाता है, तो कभी भारत की उत्पत्ति के संदर्भ में देखे जाए तो दुष्यंत पुत्र भरत को याद करते हैं, जिनकी अभी हमने बात की थी। प्राचीन ग्रंथों में वैदिक युगीन एक प्रसिद्ध जाति भी है। भरत का नाम यहाँ पर अनेक संदर्भों में आता है। यह सरस्वती नदी या जो आज का जो घग्गर के कछार में बसने वाला समूह था, ये यज्ञ प्रिय थे, ये अग्निहोत्र जन थे, ये अग्नि के उपासक थे। इन्हीं भरत जन के नाम से उस समय के समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष हुआ। और कई विद्वानों के मुताबिक भरत जाति के मुखिया थे वो सुदास थे। अब अगर वैदिक युग से भी पहले अगर अपन बात करें कि पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाले जनों के कई सारे संघ थे, इन्हें जन कहते थे, और इस तरह भरतों के संघ को भरत जन के नाम से जाना जाता था। बाकी अन्य आर्य संघ भी अनेक जन में विभाजित था, जिसमें पुरु, यदु, तुर्बस, तुस्सु, अनु, दृश्यु, गांधार, विपाणिन, पक्त, केकय, शिव, अलिन, भलान, त्रिस्सु, संजय और भी कई सारे नाम मिलते हैं। इन्हीं जनों में 10 जनों के सुदास और उनके तुस्सु कबीले का एक युद्ध हुआ था। अब सुदास के तुस्सु कबीले के जो विरुद्ध 10 प्रमुख जातियों के गढ़ या जन लड़ रहे थे, इनमें पंचजन जो पंजाब क्षेत्र से थे वो भी शामिल थे, यानी पुरु, यदु, तुर्बस, अनु और दृश्यु। इस तरह से कई सारे नाम आपको मिलेंगे। इस जो महायुद्ध हुआ था, इस महायुद्ध को महाभारत से भी पहले 2500 वर्ष पहले का बताया जाता है। साधारण सी बात है कि वह युद्ध जिसका नाम ही महाभारत है कब हुआ होगा। इतिहासकारों के मुताबिक अगर बात किया जाए तो ईसा से करीब 2500 साल पहले कौरवों पांडवों के बीच हुआ था। एक ग्रह कलह थी, संपत्ति को लेकर हुआ था, जो बाद में एक बड़े युद्ध में बदल गई। ये तो ठीक है चलो, पर इस देश का नाम भारत है और 2 कुटुंबों की कलह की निर्णायक लड़ाई में देश का नाम क्यों आया? इसकी वजह यह है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग सभी साम्राज्यों ने हिस्सा लिया था, इसीलिए इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि महाभारत का युद्ध से क्यों कहते हैं। अब दसराग युद्ध पहले भी, इससे भी पहले तकरीबन दसराग युद्ध के 2500 साल पहले हुआ था। महाभारत से पहले करीबन 2500 साल पहले दसराग युद्ध हुआ था, यानी आज से लगभग 7500 साल पहले। इसमें तुस्सु जाति के लोगों ने 10 राज्यों के संघ पर अभूतपूर्व विजय प्राप्त की थी और तुस्स जनों को भरतों का संघ कहा जाता था। अब इस युद्ध से पहले अगर देखें तो ये क्षेत्र कई सारे नामों से प्रसिद्ध था, अनेक नामों से प्रसिद्ध था, और इस विजय के बाद जो तत्कालीन आर्यावर्त था उसमें भारत जनों का वर्चस्व और बढ़ गया और तत्कालीन जो जनपदों के महासंघ का नाम उस समय फिर भारत हुआ, अर्थात भरतों का क्षेत्र भारत। अब ये स्पष्ट देखो पता लग रहा है अपन को कि महाभारत में एक उल्लेख मिलता है शकुंतला पुत्र महाप्रतापी भरत का, और एक रोचक प्रसंग है। अब बात करते हैं हिंद या हिंदुस्तान की। ईरानी हिंदुस्तानी पुराने संबंधी थे। ईरान और हिंदुस्तान के बीच काफी व्यापारिक संबंध थे। ईरान पहले फारस के नाम से जाना जाता था, उससे पहले इसे आर्यनम, आर्या अथवा आर्यान भी कहता था। अब अवेस्ता इनका ग्रंथ है, उसमें इन नामों का उल्लेख है जो मैंने बताया। माना जाता है कि हिंदुकुश के पार जो आर्य थे उनका संघ ईरान कहलाया, और जो पूरब में थे उनका संघ क्या कहलाया?
आर्यावर्त कहलाया। दोनों समूह महान थे, प्रभावशाली थे, शक्तिशाली थे। दरअसल भारत का नाम सुदूर पश्चिम तक तो खुद ईरानियों ने ही पहुंचाया था। जैसे जो कुर्द सीमा है, कुर्द सीमा पर जो बेहस्तून शिलालेख है, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उस पर हिंदुस शब्द लिखा हुआ है। पारसियों ने अरबी भी सीखी, मगर अपने अंदाज में सीखी। एक जमाने में अग्नि पूजक जो जरस्तु थे, उनका ऐसा समूह था कि वहां इस्लाम का भी आविर्भाव नहीं हुआ था उस समय तक। ये बातें तो इस्लाम से सदियों पहले और ईसा मसीह से भी 4 सदी पहले की हैं। संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत और अवेस्ता में गर्भनाल का रिश्ता है। संस्कृत की जो भाषा है और अवेस्ता, उनमें देखा जाए तो गर्भनाल का रिश्ता है। जैसे गर्भनाल से बच्चा जुड़ा होता है, इस प्रकार से दोनों आपस में जुड़े। हिंदकुश बामियान के इस पार यज्ञ होता है तो उस पार यस्न कहते हैं उसे। आर्यमन, अथर्वन, होम, सोम, हवन जैसे समानार्थी शब्दों का वहां इस्तेमाल करा जाता है। फारस, फारसी, है ना। अब देखा जाए तो कई सारे शब्द मिल रहे हैं, इनका दायरा मिक्सअप है। दायरा मतलब इतना ज्यादा बृहद है कि आप इसे समेट नहीं सकते छोटे से एक लेक्चर में। अब इंडिया का प्रयोग मैगस्थनीज ने किया था। यह लंबे समय तक पाटलिपुत्र में जब रह रहा था तो वहां पहुंचने से पहले वो कई इलाकों से गुजरा। गांधार, तक्षशिला जैसे, यहाँ हिंद, हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे। उसने ग्रीक जो भाषा के अनुरूप इसने इंडस या इंडिया जैसे रूप ग्रहण किए और इसे ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से लगभग 10 सदी पहले की बात है। अब जहां तक एक नाम मिलता है जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप की बात है तो यह सबसे पुराना नाम है। आज के भारत, आर्यावर्त या भारतवर्ष से भी बड़ा, परंतु ये तमाम विवरण बहुत विस्तार भी मांगते हैं और इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और हो भी चुकी है। जैसे जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। समझिए की बात होगी कि जामुन को संस्कृत में जम्बू कहते हैं और अनेक उल्लेख मिलते हैं कि इस केंद्रीय भूमि पर यानी आज के भारत में किसी काल में जामुन के पेड़ों की बहुत ज्यादा बाहुलता थी। इसी वजह से इसे जम्बूद्वीप कहा गया। खैर जो भी हो, हम जम्बूद्वीप के साथ, चाहे भारत के नाम, चाहे भरत संज्ञा से, सभी परतों में भारत होने की ही कथा खुली हुई है। चाहे आप उसे इंडिया कहें, चाहे जम्बूद्वीप कहें, चाहे आर्यावर्त कहें और चाहे हिंदुस्तान कहें, ये सभी परतों में भारत ही है। भारत दैट इज इंडिया, जिसे हमारे भारतीय संविधान ने भी ग्रहण किया। तो भारत की पहचान इंडिया और इंडिया की पहचान भारत, दोनों आपस में इस तरह से अंतर्निहित हैं कि इनको अलग करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में बात कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और सूचना के साथ।